इस वक्त मैं चाइना में मौजूद हूँ और यहाँ की साफ सुथरी हवा एंजॉय कर रहा हूँ। इतनी ब्रीदेबल है और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत जबरदस्त है कि यूरोप के कई शहरों से बहुत बेहतर है। लेकिन ये वही चाइना है जहाँ लगभग 18 से 19 साल पहले एयर क्वालिटी इतनी बुरी थी कि यहाँ पे एवरेज AQI 500 प्लस होता था और लोग उस जमाने में मास्क लगाया करते थे। और हालात इतने बुरे थे कि 2008 में जब बीजिंग के ओलंपिक्स हुए तो आसपास की फैक्ट्रीज महीनों बंद करनी पड़ी ताकि एयर क्वालिटी एथलीट्स के लिए थोड़ी सी ब्रीदेबल हो। आज उसी चाइना में मैं 19 साल बाद खड़ा हूं और यहाँ की एयर क्वालिटी जैसा कि मैंने कहा यूरोप के कई शहरों से बहुत बेहतर है। चाइना ने तो स्मोक पे काबू पा लिया लेकिन साउथ एशिया में ये बिगड़ता जा रहा है। सिर्फ इस साल हमने देखा सिर्फ लाहौर में 1800 से 2000 का AQI रिकॉर्ड किया गया, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि 50 से 60 वाली रेंज सही होती है। स्मोक की वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस जहर आलूद माहौल में सांस लेते रहे तो आपकी जिंदगी से 6 से 8 साल कम हो सकते हैं। और सिर्फ स्मोक का इम्पैक्ट लोगों की सेहत पे नहीं हो रहा, लोगों के कारोबार पे हो रहा है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस महीनों बंद रहते हैं तो उनकी तालीम का भी नुकसान हो रहा है। किस तरह स्मोक पे काबू पाया जा सकता है और क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन स्मोक होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, किन वजूहात की वजह से होती है और ये रीसेंट फिनोमिना किस तरह इतना बिगड़ता जा रहा है, आइए चल के इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है जुनैद अकरम और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि स्मोक तो नवंबर में थी, आप फरवरी में वीडियो बना रहे हैं, क्या मकसद है? यही वीडियो बनाने का मकसद है कि स्मोक पूरे साल रहती है, नजर सिर्फ सर्दियों के मौसम में आती है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त लाहौर में 240 और कराची में 160 का AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक के लफ्ज का पहली बार इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। ये दो लफ्ज स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है और इसका ताल्लुक उन शहरों से जो हेवीली पोल्यूटेड होते हैं। रीसेंट हिस्ट्री में स्मोक का सबसे पहला केस देखा गया लंदन में, जहां 1952 में द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन हुआ, जिसमें सिर्फ 5 दिनों के अंदर 12,000 लोग मर गए, जिसकी वजह यही बताई जाती है कि फैक्ट्री जो कोल बर्निंग करती थी और घरों के जो चूल्हे थे उसकी वजह से स्मोक फैलती गई। एक होता है क्लासिक स्मोक जो कि अक्सर सर्दियों के मौसम में देखा जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर के साथ हवा में ट्रैप हो जाते हैं और लंदन स्मॉग भी उसी की एक मिसाल थी। लेकिन 1940s में लॉस एंजल्स में एक और किस्म का स्मॉग डिस्कवर होता है जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ये व्हीकल और फैक्ट्रीज का जो एमिशन होता है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन लेवल्स के साथ और ये अक्सर समर क्लाइमेट में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक ग्राउंड लेवल की ओजोन लेयर बना देता है और जो कि पोल्यूशन करता है और सेहत के लिए बहुत खराब होता है। अब बात करते हैं साउथ एशियन रीजन की कि क्या वजह है कि स्मॉग यहाँ पे इतनी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसकी क्या वजूहात हैं? अर्बनाइजेशन भी हो गई, पुअर पॉलिसी भी हो गई, मैनेजमेंट भी हो गई। तो आइए चल के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से साउथ एशिया में स्मॉग बहुत रैम्पेंट है। पहला रीजन है क्रॉप बर्निंग। इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब में जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि एक फसल जब खत्म हो जाती है तो अगली फसल को फौरन लगाने के चक्कर में क्रॉप बर्निंग करते हैं। यह प्रोसेस हवा में मिलियंस ऑफ टन का पार्टिकुलेट मैटर छोड़ता है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाती है और जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो रही होती है तो ये हवा में ठहर जाती है। नंबर 2 पे आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। लाहौर हो गया, दिल्ली हो गया, ढाका हो गया, यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ईंटों की भट्टियां हैं, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करी, दे आर पोरली रेगुलेटेड और ये एनवायरनमेंट में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग का लेवल डेंजरस हो जाता है। नंबर 3 पे आता है व्हीकुलर एमिशन। साउथ एशिया की अगर बात करें तो ट्रैफिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो महज 2020 में यूरो 5 फ्यूल स्टैंडर्ड इस्तेमाल होना शुरू है, लेकिन अभी भी लाखों गाड़ियां सड़कों पे ऐसी हैं जो कि यूरो 2 स्टैंडर्ड का फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, जो कि पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। स्मोक की वजह से जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो लोगों की सेहत पे पड़ रहा है। WHO के मुताबिक सिर्फ साउथ एशिया में हर साल स्मोक की वजह से लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है आइए उस पे चल के बात करते हैं। सबसे पहले आती है रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस की बीमारियां। PM 2.5 और PM 10 लेवल के जो पार्टिकल्स हैं जब आपके फेफड़ों में यानी आपके लंग्स में जाते हैं तो उसकी वजह से आपको एज्मा होता
होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सारी बीमारियां सांस से रिलेटेड हैं जो कि आपको हो जाती हैं, जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 2 पे आती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां। ग्राउंड लेवल ओजोन और साथ ही साथ अदर पोल्यूटेंट्स आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कई चांसेस बढ़ जाते हैं। और नंबर 3 पे आती है प्रीमेच्योर डेथ्स यानी वक्त से पहले ही लोगों की अमवात का होना। वैसे तो लोग कहते हैं कि मौत का वक्त बरहक है, लेकिन इसमें जाहिर है इंसान को भी अपनी ख्याल रखना है और तदबीर फॉलो करनी है। प्रीमेच्योर डेथ्स की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक लॉन्ग एक्सपोजर इस तरह की स्मॉग में अगर आप ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी के 2 से 5 साल कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्मोक का इकोनॉमिक कॉस्ट। जाहिर है इसका असर सिर्फ आपकी हेल्थ पे नहीं होता, मुल्क की भी हेल्थ जो है इससे खराब होती है। यानी कि एस्टिमेटेड हर साल स्मोक की वजह से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होता है। और वो नुकसान किस मद में होता है? नंबर 1 हेल्थ केयर कॉस्ट, यानी कि जाहिर है जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उतने ज्यादा लोग अस्पतालों का रुख करेंगे, गवर्नमेंट अस्पतालों की तरफ जाएंगे, वहां पे उनके ऊपर इलाज मुआवजे का जो खर्चा होगा वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी और इसी मद में हुकूमत को $1 अरब का नुकसान होता है। नंबर 2 पे आती है लेबर प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब लोग बीमार होंगे तो जाहिर है वो काम नहीं कर सकेंगे, वो फैक्ट्रियों में नहीं जा सकेंगे, वो इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सकेंगे। दूसरी जानिब जिस तरह हमने इस साल लाहौर में देखा कि शाम 10 बजे दुकानों को बंद करवा दिया जाता था, अब जाहिर है जो काम करने वाला इंसान है वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, तो एक बिजनेस ओनर मैक्सिमम प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएगा। तो ऑल इन ऑल इसमें सबका नुकसान होता है और उसमें फिर जाहिर है मुल्क का भी नुकसान होता है। और नंबर 3 पे आता है टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट लॉसेस। जब जाहिर है साल के 3 महीने लाहौर की अगर हम बात करें या दिल्ली की अगर हम बात करें तो जब पता है और न्यूज़ में है कि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब होगी कि लोगों की उम्रें कम होंगी, लोग बीमार होंगे, तो लोग जाहिर है उन शहरों का रुख नहीं करेंगे। तो जब टूरिस्ट उन शहरों में नहीं आएंगे तो वहाँ पे जो टूरिज्म का पहिया है वो बंद हो जाएगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स का पहिया भी बंद हो जाता है, क्योंकि जाहिर है हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो उस शहर में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। सो ऑल इन ऑल इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। पोल्यूटेंट्स के बारे में अगर बात करें तो पीछे जो मैं नाम लेता आया हूं उनको मैं छोटा छोटा आपको एक डिस्क्रिप्शन समझा दूं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि हवा में सस्पेंडेड छोटे छोटे सॉलिड और लिक्विड का ये कॉम्पोजिशन होता है जिसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा जो कि आपके ब्लड वेसल में घुस के आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क देता है, और PM 10 यानी 10 माइक्रोमीटर से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं और आपको सांस की बीमारियां देते हैं। दूसरा मैंने बात की ग्राउंड लेवल ओजोन की। देखिए एक तो ओजोन होता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो कि आपको यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट से और सनलाइट से बचाता है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये पोल्यूटेंट से बनता है और ये सनलाइट के साथ एक रिएक्शन का सबब बनता है और ये आपको सांस की बीमारियां देता है। और इसका भी जो रीजन है ये व्हीकुलर एमिशंस और फैक्ट्री से जो एमिशंस होता है उसकी वजह से ये बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये रिएक्टिव गैसेस होती हैं जो कि व्हीकल के एमिशन से या फिर फैक्ट्रीज के एमिशन से, पावर प्लांट से रिलीज होती है और ये माहौल को खराब करती है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है कोल गैस और ऑयल का कंबस्शन मिक्स होके जो है एसिड रेन की जो सूरत लेती है, ये स्मोक का प्रीकर्सर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल होके आपका ऑक्सीजन लेवल, जो आपकी ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड में, उसको कम करती है और इवेंचुअली आपको बीमार करती है। स्मोक के डिफरेंट मुल्कों में क्या इम्पैक्ट है अगर स्टडीज पे बात करें तो चाइना में 2015 की स्टडी के मुताबिक हर साल 16 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो WHO के स्टैट्स के मुताबिक मुंबई और दिल्ली आर रैंकिंग टॉप इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। और यूरोप की अगर बात करें तो मिलान और पेरिस भी इसका शिकार रहते हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में वहां पे बहुत स्मॉग पाई जाती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो स्मॉग अब एक रेगुलर क्राइसिस बन गया है, यहां तक कि इसको अब 5th सीजन का नाम दिया जा चुका है। और खास तौर पे पंजाब के शहर इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर भी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है। और सिर्फ लाहौर की एयर क्वालिटी की बात करें तो पिछले कई सालों से लाहौर इज ऑल्सो इन द टॉप चार्ट्स इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। पिछले कई सालों तक ये 300 से 500 AQI तक जाता था, जबकि इस साल 1500 से 2000 तक का भी रीडिंग देखी गई है, जो कि जानलेवा है। 70, 80 या 100 भी अगर हो जाए तो उसको हैजर्डस कहा जाता है और यहाँ पे मामला 2000 तक पहुंच चुका है।
अब स्मॉग एक ग्लोबल क्राइसिस तो है, तो हम देखते हैं कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स ने किस तरह इस प्रॉब्लम को टैकल किया। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, और चाइना में जिस तरह वीडियो के शुरू में मैं वहीं मौजूद था और यकीन नहीं आ रहा था कि उसी सर्दी के मौसम में, चूंकि सर्दी सिनोनिमस हो गई है स्मॉगी एयर क्वालिटी से, बुरी एयर क्वालिटी से, तो कई जमानों बाद सर्दी के मौसम में बेहतरीन सांस ली। 50 से 60 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे था। तो चाइना की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान मुतारिफ कराया, जिसके हिसाब से उन्होंने कोल फैक्ट्रीज पे पाबंदी लगा दी। और जिस तरह मैंने वीडियो की शुरू में भी कहा था कि बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे आसपास की तमाम फैक्ट्रीज को बंद करा दिया गया था। तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया और महज सिर्फ 5 साल के अरसे में PM 2.5 जो कि उनका मेन टारगेट था उसको 35% तक रिड्यूस करने में कामयाब हुई। इसी तरह अमेरिका की अगर बात करें तो 1970 में क्लीन एयर एक्ट की पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें व्हीक्यूलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस पे खासा कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से काफी हद तक एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई। और खास तौर पे लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरू में बताया कि 1940 में वहीं पे फोटोकेमिकल स्मॉग पाई गई, डिस्कवर की गई, तो अमेरिका ने भी उसमें खातिर खा अच्छा इकदाम किया। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास अच्छी पॉलिसीज मौजूद हो और अच्छी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो तो आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती है, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस ला सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर ईंटों की भट्टी की बात करें यानी ब्रिक क्लेन्स, जो कि सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है स्मॉग पे, तो इसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे बनाया जा सकता है। जिगजैग टेक्नोलॉजी ये होती है कि इसकी वजह से जो हीट लॉस होता है ये कम से कम हो जाता है और हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी इसके एमिशंस जो है 60% तक कम हो सकते हैं। दूसरा स्टेप जो लिया जा सकता है वो है क्लीनर फ्यूल, यानी यूरो 5 स्टैंडर्ड का फ्यूल तमाम गाड़ियों में इस्तेमाल हो। और जिस तरह मुझे याद है कि दिल्ली में भी एक ज़माने में ऑल्टरनेट नंबर प्लेट्स की गाड़ियां सड़क पे होती थी, यानी एक दिन इवन नंबर वाली, एक दिन ऑड नंबर वाली। तो इससे कार पूलिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते थे, एमिशन बढ़ता था। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक स्कूल की छुट्टी होती है तो एक बच्चे को लेने पूरी एक गाड़ी आती है और इस तरह लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना सड़कों पर होती हैं। तो अगर यही हम कार पूलिंग भी का सिलसिला कर लें या फिर इवन ऑड नंबर वाला सिलसिला कर लें तो ये नंबर आधे पे जा सकता है। और इसी मद में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमें करनी चाहिए कि ना सिर्फ इवन ऑड नंबर्स वाली, वैसे भी पोल्यूशन से रिलेटेड लोगों में आगाही बांटनी चाहिए। नेशनल टीवी पे या फिर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए लोगों में अवेयरनेस और आगाही फैलानी चाहिए। और नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रॉप बर्निंग का जो इशू है, तो हमें ऑल्टरनेटिव क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट देना, यानी कि किसानों को हमें सब्सिडीज देनी होंगी, उनको नए तौर तरीके समझाने होंगे, सिखाने होंगे और इसको लीगल इम्प्लीकेशंस डालनी पड़ेंगी कि अगर कोई क्रॉप बर्निंग पे पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसी तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की वजह से ही हम शायद किसी हद तक स्मॉग पे कंट्रोल पा सकें। और जैसा कि हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो रहा है, लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसी तरह स्मॉग को भी वो काफी एक्सटेंड करता है। अगर हम समर स्मॉग की बात करें तो हीट वेव्स हम जैसा कि देखते हैं दुनिया भर में बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर्स राइज होते जा रहे हैं। इस साल कराची की अगर बात करें तो 5 दिसंबर तक यहाँ पे सर्दी नहीं थी, जो कि एक बड़ा ही अननोन फिनोमेना है। तो जब हीट वेव्स बढ़ जाती हैं तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी बढ़ जाती है, उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत डेंस स्मॉग हो जाती है। साथ ही साथ चेंजेस इन विंड पैटर्न्स, यानी कि अगर हवा का रुख तब्दील हो रहा है या हवा कमज़ोर हो रही है तो जो कमज़ोर हवा है, जो वीक विंड है, वो पोल्यूटेंट्स को स्प्रेड आउट करने में नाकाम रहेगी। तो पोल्यूटेंट्स एक ही जगह जमा रहेंगे, जिसकी वजह से डेंस फॉग या डेंस स्मॉग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हेल्थ हैजर्ड होगा और लोगों की सेहत पे बहुत नुकसान होगा। और तीसरा है इंक्रीज नेचुरल एमिशन फ्रॉम वेजिटेशन, यानी कि वो इलाके जो हरे भरे हैं, जो कि सरसब्ज और शादाब है, वहाँ पे हीट वेव्स की वजह से या राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग मजीद से मजीद ख़राब करती जाती है और एयर क्वालिटी को बर्बाद कर देती है। अच्छा, स्मॉग जो है खाली लोगों की सेहत पे ही असरअंदाज नहीं हो सकती, ये आपके खाने की सेहत पे भी असरअंदाज हो सकती है, यानी कि फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी
बढ़ सकता है। ये इस तरह के पोल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर जब ये आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स में जाएंगे, ये आपके जो पत्ता है जिसके फोटोसिंथेसिस करने के प्रोसेस से आपकी फसल तैयार होनी थी, जब उसको डैमेज करेगा तो आपकी यील्ड यानी आपकी पैदावार भी कम होगी। और आपकी जो की क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट हो गया या राइस हो गया, जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो नेचुरली इसकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। पहले ही इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्मॉग का इतना ज़्यादा है, और फिर आपकी सप्लाई चेन जो कि मुतासर होगी स्मॉग की वजह से, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मसले आएंगे, उसकी भी कॉस्ट ऐड होगी। तो ये एसेंशियली एक लूप बन जाएगा, और ये नेवर एंडिंग लूप जो है हमें फूड सिक्योरिटी का शिकार कर सकता है। देखिए, इंडिविजुअल एफर्ट्स तो आप ज़रूर कर ही सकते हैं। सोसाइटल एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कार पूलिंग जो है हमें बढ़ानी होगी। हमें हर घर में 4-4 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें सपोर्ट करना होगा, इंडोर्स करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा, और साथ ही साथ ग्रीनर स्पेसेस को हमें प्रोमोट करना होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जितने पार्क्स और जितने फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमने अर्बनाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने जंगलात, अपने खेत उजाड़ दिए हैं। जितनी कम से कम हमारी स्पेसेस ग्रीन होती जा रही हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉग और स्मॉग के असरात हमारे शहर में, हमारे मुल्कों में बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमती सतह पे बात करें तो इन्फोर्समेंट जो है वो लागू करना बहुत ज़रूरी है। खाली पॉलिसी बनाने से नहीं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोल से और ऑयल से हमें जान छुड़ानी होगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना होगा, चाहे वो विंड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें इंश्योर करना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करना होगा। और पुरानी दकियानूसी गाड़ियों से और बसों से हमें जान छुड़ानी होगी। परसों ही मैं एक तस्वीर देख रहा था, 1970 में कोई बस थी, लोकल बस, उसकी तस्वीर थी, और आप यकीन करें आज भी वही बसेस अभी तक हमारी सड़कों पे चल रही हैं, जो कि इतना धुआं फैला रही हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें हुकूमत को चाहिए कि अगर ये बड़े शहरों में भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए तो छोटे कस्बों और देहातों तक ये कैसे पहुंचेंगे, सोचने वाली बात है। तो ये था स्मॉग के ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा, वो आप करें ना करें, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैंने भी 2017 में एक पौधा लगाया था जो आज एक तनावर दरख्त बन गया है, जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। छोटी सी मेरी कंट्रीब्यूशन थी। हम जितनी से ज़्यादा ग्रीनर स्पेसेस बढ़ाएंगे, बनाएंगे, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, तो हम अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। क्या पता आपके लगाए हुए पौधे की वजह से किसी एक इंसान की जान किसी और शहर में बच सके। ये सदका जारिया भी है, एंड एज अ प्राउड रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ लोगों ने ही नहीं निभानी, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे लेजिस्लेटर्स ने भी करनी है। उन्होंने कानून साजी करनी है, उन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है, उन्होंने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम अपने आने वाली औलादों के हाथ में एक बंजर ज़मीन, एक फूड सिक्योरिटी ज़दा मुल्क और एक 500 AQI वाली हवा छोड़ के जाएं। ये हमारा उनके साथ एक बददियानती हो जाएगी, और ये उनके साथ ज़्यादती होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारी आवाम आगे भी फले फूले, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने का दिल करे तो कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एक्सप्लेनर पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।